आवाज सुना नहीं है। अभी आवाज आई थी? हाँ, अभी तो कोई आवाज आई थी। तो दो एक मिनट में हाँ, नहीं मेरा भी आवाज नहीं आ रहा है। देखिए मेरी आवाज इसे थोड़ी देर के लिए बाजू में करके मेरी आवाज देखो क्या मैं आ रही है या नहीं। इसको स्टॉप शेयरिंग, हाँ इसको स्टॉप शेयरिंग करिए। हाँ अब सुनाई दे रहा है, कैसे समझ में आएगा? जॉइन ऑडियो मेरा तो म्यूट। अच्छा, ऐसा करने के बाद भी वो जो एक आता है ना वो आ नहीं रहा है। कॉलेज का म्यूट बता रहा है। ये म्यूट अनम्यूट दोनों एक ही जैसा किए जा रहा है। ऑडियो सेटिंग अब आ रहा है। अब नहीं, कैसे पता चलेगा आ रहा है या नहीं? अब किसको फुल है, एकदम फुल पूरा वॉल्यूम। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर कल तो बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जब हम इसमें माइक पे क्लिक करते हैं तो एक वो देता है। इसके बाद भी नहीं आ रहा है आवाज। आवाज वाला प्रोग्राम है, आवाज ज्वाइन कोई ज्वाइन करके बता सकेगा आवाज आ रही है नहीं? क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ आ रही। हाँ बिल्कुल कर सकते, सभी कर सकते। आ रही है मैडम, आ रही है आवाज? हाँ धन्यवाद जिस्वानी मैडम, उसी दुविधा में थी कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं नहीं वही बराबर, हमने कहा 10:58 हुए हैं तो जुड़ जाए। हाँ आ रही है बराबर। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी हाँ वहाँ से ज्वाइन बताया। हाँ अब शेयर कर दीजिए। हाँ एक्चुअली इस कंप्यूटर में साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, शेयर कर दो उनको, उनको आ रही है अपने मैम से बात करके। जिस्वानी मैम, जिस्वानी मैडम, हाँ जी मैडम। ये आवाज आ रही है क्या जो स्क्रीन अभी शेयर की हुई है? नहीं नहीं इसकी नहीं आ रही। इसकी नहीं आ रही ना, ठीक है। नहीं ये वाला किसी में ना ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है।
कोई दूसरा लेके ये वाला ले लो। ये पार्टिसिपेंट की तरफ से आवाज अपनी ये वीडियो की आवाज नहीं है। सिंह मैडम। हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ, बस वो वीडियो वगैरह तो क्लियर दिख रहा है, छोटे में हाँ जितनी स्क्रीन वीडियो दिख रही रहा है है पर पर आवाज नहीं उसकी हाँ आवाज नहीं है उसकी। हाँ। सर ये कैमरा जो प्रोग्राम चल रहा है ना उसमें हमने यूट्यूब से वीडियो शेयर किया है सर उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा चेंज करके यूट्यूब से वीडियो शेयर किया क्या सर हाँ सिस्टम से हमसे कनेक्टेड है बट इसको अगर जो वीडियो प्ले हो रहा है उसको वॉल्यूम नहीं आ रहा है। कट जाएंगे। बहुत अच्छा भाई साहब ने स्नेहवश बहुत सारा कह दिया। एक मुक्तक सुनाती हूँ सबसे पहले कि संतुलन हाँ इस अभी तरह आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है संतुलन मैम इस ठीक तरह है। संभलता हाँ है हो गया जब भी बाहर धन्यवाद। हाँ निकलता हो गया है। बराबर। कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ कि खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ घर मेरे साथ साथ चलता है। और जिंदगी का जवाब देती हूँ कि जिंदगी का मतलब पेश करती हूँ। सुनिएगा, मैंने लड़कियों की जिंदगी पर कुछ शेर कहे हैं, सुनिए और आशीष दीजिएगा। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये दो पंक्तियां एक शेर आप सबके नाम कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और एक बहुत नाजुक सी बात कहती हूँ, जो भी लड़की घर से बाहर निकलती है उसे इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। दो पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। उम्र स्कूल जाने की थी पर सोच कुछ। You created a क्या business. बोलते हैं
Now, नगर free नायक सर को videos बोलना for your सर हो गया business. सर ने नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमो कार्ड करे आपका 3 चक्कर और लगा लोगे तो ब्याह हो जाता है इतने फेरे में आदमी का। ये अलीगढ़ के असली आदमी है। वहीं पर रह गई क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। देखिए, हास्य से बहुत प्रेम अच्छे। करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। ताली बजानी है तो एक साथ बजा दीजिए एक बार, थोड़ा माहौल तो बने। अरे डॉक्टर साहब वो रंगत बदल गई, बलमा वाला है ना वो। उसे इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। 2 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और लड़कों के ग्रुप में एक खास बात होती है। वाह वाह। आप पहले से ही हंसने लगे, पहले बात सुन लिया कीजिएगा। नहीं कि जो नहीं, ये लड़का- हंस इसलिए रहे हैं कि आप अपना तजर्बा तो बयान ही कर रही हैं, इनका भी तजर्बा बयान कर रही हैं, इस पर हंस रहे हैं। ऐसा है अनवर साहब, छुपे रुस्तम है जमाने की खबर रखते हैं, कि छुपे रुस्तम है जमाने की खबर रखते हैं, जमी तो क्या है आसमां पे नजर रखते अरे हैं। वाह मोहतरमा, क्या कहने। तो सब दूर की खबर रखनी पड़ती है। वाह। तो जो बात मैं कह रही थी अच्छा। कि लड़कों के ग्रुप में एक खास बात होती है। जो लड़का अपने गली की, मोहल्ले की, शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है, वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। तो एक शेर मैं कहती हूँ उनके लिए, सुनिएगा कि है बड़ा बेटा, और सब लोग अपने आप को अभी हीरो समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है सुनाती हूँ, पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर, साइड का जो अपना साइड से भाजी क्या हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था वीडियो में सुनना, तो लगा कि लाइव कीर्ति जी आ गए हैं तो कीर्ति जी को लाइव ही सुना जाए। कब से आ गई हूँ मैं तो। हाँ जी स्वागत है कीर्ति जी आपका। बस 2 मिनट दीजिए ताकि हम अपने स्लाइड्स अरेंज कर लेते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल कर दी। खो गए थे दरअसल हम उसमें, वो इतना ओजस्वी वाणी में आपकी जो कविताएं रहती है, तो लग रहा था सुनते रहे, फिर दिखे अरे जिनकी कविताएं भी यहाँ आए हुए हैं, तो तुरंत बस जो शुरुआत कर रहे हैं। स्लाइड्स हाँ स्क्रीन शेयर
मैडम इसके बाद दूसरा तीसरा जो है ना उनको साइड में लगवा दीजिए और स्क्रीन वीडियो में भी बीच में इसके बाद जो दूसरा है ना उसको मिनिमाइज कीजिए ताकि वो पूरा दिखे। इसमें भी होगा। हाँ ठीक है, तो इसे चलता है और रिकॉर्डिंग चाहिए तो हाँ मैं कहूँगी वीडियो ऑप्शन नहीं मैडम ऐसा नहीं है। कल क्या साइड में उन्होंने सारी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन शेयर किया था और वीडियो चल यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो मैं मुझे मेरा वीडियो ऑन कर दीजिए क्योंकि गेस्ट भी आ गए। इसके बाद किस तरह का इसे छोटा करिए इसे बड़ा करिए। श्री नागपुर गुजराती मंडल द्वारा संचालित वीएमबी महाविद्यालय, वीएमबी कॉमर्स, जेएमटी आर्ट्स, जेजेपी साइंस कॉलेज के और तथा माध्यम साहित्यिक संस्थान लखनऊ के संयुक्त आयोजन है यह हिंदी की बात, जो हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हमने 4 दिवसीय गतिविधियां जो रखी हुई है। आज दूसरा दिन है और कल हमने हरीश नवल जी, डॉक्टर हरीश नवल और रामकिशोर उपाध्याय जी का व्याख्यान सुना और जिस तरह का प्रतिक्रिया मिली आयोजन के पश्चात जब हमने वीडियो भी शेयर किया तमाम इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस तरह से मिली कि सभी इच्छुक थे उसे सुनने के लिए। तो इसी क्रम में आज हम हमारा दूसरा चरण हम शुरुआत करने जा रहे हैं और दूसरे दिन के लिए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले का एकल काव्य पाठ है आज और काव्य पाठ विद्यार्थी भी मैडम इसमें जुड़े हुए। कीर्ति काले जी हमारे बीच बिल्कुल ठीक समय पे 11 बजे से उपस्थित हैं। थोड़ा उनका लोग उनको समझ ले, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वे भी जान ले, इसीलिए एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया था ताकि हम जिन्हें सुनने वाले हैं उनको सुनने की एक पूर्व तैयारी हमारी हो जाए, ये प्रयास किया था उसके माध्यम से। तो एक क्योंकि औपचारिकता है, कल जब मैं परिचय पढ़ रही थी डॉक्टर हरीश नवल जी का और रामकिशोर उपाध्याय जी का, तो परिचय क्योंकि इनके अनुभव की तरह बहुत बड़ा, विस्तृत और गहरा था। दोनों का ऐसा कहना था कि हमारे परिचय की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप पढ़िए मत। लेकिन सही मानिए कि जब व्यक्ति अपना एक एक परिचय में एक एक उपलब्धि कितनी मेहनत के बाद जोड़ता है, इतनी आसानी से तो सबका इतना 2 पन्नों का 3 पन्नों का परिचय बन नहीं पाता है, बहुत श्रम देना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। तब लगा कि नहीं, इसके बाद जितने भी हमारे व्याख्यान हैं, जितने भी हमारे अतिथि हैं, उनका परिचय कुछ एक बिंदुओं में तो पढ़ना नियम है और हम नियमों को मानने वालों में से है, क्योंकि हम महाविद्यालय की ओर से आयोजन कर रहे हैं, एक साहित्यिक संस्थान की ओर से आयोजन कर रहे हैं और साहित्य जो सदा से सुनते आ रहे हैं, सदा से मानते आ रहे हैं और अब अमल भी कर लिया कि समाज का प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है। तो आज जो हमारे बीच उपस्थित हुई है वे है डॉक्टर कीर्ति काले
डॉक्टर कीर्ति काले जी वैसे ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कवित्री एवं प्रसिद्ध मंच संचालिका के तौर में जानी जाती है। इन्होंने बीएससी में से पढ़ाई की शुरुआत की, मतलब इनका प्रारंभ जो है वह विज्ञान के क्षेत्र से रहा है और ये हमारे अंत के साथ कैसे जुड़ गया ये आखिर में हम कार्यक्रम के आपको बताएंगे। और फिर उसके पश्चात इन्होंने अपनी जो पीएचडी शोध कार्य किया है वह हिंदी नवगीत में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना, इस विषय में इन्होंने अपना शोध कार्य किया है। काव्य के लगभग सभी रसों में लेखन एवं मंच पर कविता पाठ इनकी विशेषता है। माननीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, श्री शिवराज सिंह योगी आदित्यनाथ जी, श्री नितिन गडकरी जो हमारे अपने शहर के हैं, तो पता नहीं क्यों लेकिन हम उन पर अपना अधिकार समझते हैं, यानी हमें नहीं पता लेकिन हम अपना अधिकार समझ के रखते हैं। तो हमारे नितिन गडकरी जी, केशरीनाथ त्रिपाठी जी आदि गणमान्य महानुभावों के सानिध्य में इन्हें कविता पाठ करने का, इन गणमान्य सदस्यों को कीर्ति जी को सुनने का अवसर प्राप्त हो चुका है। कविता के साथ ही व्यंग्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। मैं अपनी ओर से इसमें एक पंक्ति जोड़ूंगी कि साहित्य की जितने भी हमारे 4 दिन के आयोजन है, 4 दिन के अतिथियों में कोई भी अतिथि, कोई भी व्याख्यान हमारा ऐसा नहीं है जो केवल किसी एक क्षेत्र का सिद्धहस्त हो। सभी कविता, कहानी, उपन्यास और कथा और कविता पाठ में और मंचीय अपनी गतिविधियों में जाने जाते हैं। 1988 से ये निरंतर काव्य पाठ कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अनेक बार काव्य पाठ करने का अवसर इन्हें मिला हुआ है। वह इसलिए क्योंकि देशभक्ति की कविता, चाहे श्रृंगार की, चाहे हास्य की, चाहे आदर्श की, हर तरह की कविता की लय को पकड़ने का सामर्थ्य कीर्ति जी के भीतर है। संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का संचालन एवं काव्य पाठ कीर्ति जी कर चुके हैं। भारत के लगभग सभी शहरों के कवि सम्मेलनों में सहभागिता एवं मंच संचालन किया है। विदेश में काव्य पाठ एवं मंच संचालन मिस्र, दुबई, अनेक बार अमेरिका के 25 शहरों में, इंग्लैंड के 14 शहरों में, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सूरीनाम, पोलैंड, फ्यूजीरिया, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स जैसी, कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय, केवल लिखने के लिए नहीं, इनका अनुभव भी प्रगाढ़ है, इनका अनुभव भी अंतरराष्ट्रीय है। विदेश में काव्य पाठ विगत 35 वर्षों से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में अनेक कार्यक्रमों में काव्य पाठ कर चुके हैं। भारत की 22 भाषाओं में इनकी कविता का अनुवाद हुआ है। केवल कविता पाठ नहीं है कवि कीर्ति जी की उपलब्धि, 22 भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। आकाशवाणी के दिल्ली एवं ग्वालियर केंद्र द्वारा अनेक गीतों को संगीतबद्ध कर प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हें मिला है। और दूरदर्शन के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ अनेक टीवी चैनलों पर निरंतर इनका प्रसारण होता आया है। कुछ एक नामों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी जो साहित्य जगत में नाम जिनका जाना जाता है, वाह वाह क्या बात है। एनडीटीवी का अर्ज किया है, आज तक, जी टीवी का, महुआ टीवी, सुदर्शन, यानी जितने भी हम समाचारों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध चैनल है, सबकी साहित्यिक गतिविधियों में कीर्ति जी का समावेश रहा है। प्रकाशन में फिर नीला मन, बातों बातों में, कवि सम्मेलनों के जोक्स, स्वर एहसासों के, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति ग्रंथ जा रहा हूं दूर इतना, समकालीन कवियत्रियों की लोकप्रिय कविताएं, डॉक्टर कीर्ति काले विशेष जैसे प्रकाशन इनके हैं। पुरस्कारों में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नाम है, महियसी महादेवी वर्मा सम्मान फर्रुखाबाद से इन्हें मिला हुआ है। युवा कवित्री सम्मान जो इनके परिचय से हमें सूचित हो ही जाता है। सत्यपाल चुग सम्मान, इटावा निधि द्वारा कवि नीरज सम्मान, कवि ठाकुर प्रसाद सिंह गीत सम्मान, भागवत शरण उपाध्याय सम्मान, डॉक्टर विष्णु सक्सेना गीत सम्मान, श्रीमती सरला नारायण ट्रस्ट द्वारा, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण सम्मान। साथ ही साथ ये अध्यक्ष हैं। केवल अपनी लेखनी और अपनी माँ सरस्वती की कृपा इन पर इस तरह की है कि साहित्यिक गतिविधियों में वो इस तरह से भी जुड़ी हुई है कि नए लेखकों को, नए कवियों को तैयार करने के लिए भी इन्होंने मंच प्रस्तुत कर रखा है।
प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच नई दिल्ली की ये अध्यक्ष है। और इस तरह का एक विस्तृत ब्यौरा कीर्ति जी का उपस्थित है हमारे सामने, और एक अद्भुत प्रतिभा है जो मंच पर उपस्थित होती है तो मंच की गरिमा को बढ़ा देते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगी कीर्ति काले जी को कि वे आकर के हमारे बीच अपने काव्य पाठ की शुरुआत करें, और न केवल काव्य पाठ पर कुछ वार्तालाप, कुछ एक सवालों के जरिए ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। मैं श्रोताओं से भी, यहाँ प्रतिभागियों से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपके मन में कीर्ति जी के काव्य पाठ को लेकर के, यानी काव्य पाठ करते हुए कोई जिज्ञासा जागे, कुछ सवाल आपके भीतर उमड़े, तो सहर्ष आपका स्वागत है। आप सवाल पूछने के लिए आप पुरस्कृत है, आइए और हमारे आज के वक्ता से सवाल करें। लेकिन पहले जिनके लिए हमने आज का आयोजन रखा है, ऐसे कीर्ति काले जी सादर आमंत्रित है हमारे बीएमवी महाविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर। स्वागत है मैडम जी। बहुत बहुत नमस्कार आभा सिंह जी। और आपके माध्यम से इतने युवा श्रोताओं से मुखातिब होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको धन्यवाद। किसी भी महाविद्यालय के कार्यक्रम में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और एक नई चेतना आ जाती है अपने अंदर ही, क्योंकि सारे लोग इतने प्रतिभाशाली है। आज की युवा पीढ़ी को देखकर, उसको सुनकर, उसे जानकर सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार तो ये कोरोना के चलते ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी भविष्य में संभव हुआ तो आमने सामने बैठकर भी मुलाकात होगी। जरूर। आज मेरा एकल काव्य पाठ है और इतने विस्तृत ब्यौरा अभी आभा सिंह जी ने दिया। आभा सिंह जी स्वयं में बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी व्यंग्यकार हैं, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं जैसा कि मैं जानती हूँ। तो इसीलिए ये इतना अच्छे से बोल पाती हैं, और कॉलेज में तो इनका अध्यापन का कार्य तो है ही। मैं थोड़ा सा संकोच में आ रही थी जब आप इतना सारा पढ़ रही थी वो, लेकिन ये तो उपलब्धियां है मैडम, इनका जिक्र कैसे ना करें। ये तो मतलब वो कहते हैं ना, बनता है। अच्छी बात है, बनता है। तो हमारे एक कला की देवी है माँ सरस्वती, माँ वागीश्वरी, माँ शारदे। तो सबसे पहले हम उसी का स्तवन करते हैं। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, और एक शारदा वंदना जो मेरी ही लिखी हुई है मैं प्रस्तुत करती हूँ। आप सब लोग भी, जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए श्रोता हैं, वो सभी लोग अपने अपने मन के अंदर माँ सरस्वती का आह्वान करें। तत्पश्चात हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बस उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो लेखनी के माध्यम से कागज पर उतर जाता है। प्रणाम सहित मैं वंदना प्रस्तुत करती हूँ। शारदे माँ करूं तेरी आराधना, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो। शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो। ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झनकार हो। शारदे माँ करूं तेरे हाथों में है शब्द की संपदा, तेरे हाथों में है शब्द की संपदा, और होठों पे कविता का है सार माँ। रूप तेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, दिव्य आलोक सरगम का आधार माँ। वाहिनी मातु स्वरदायनी, हंस की वाहिनी मातु स्वरदायनी, नव स्वरों से सुसज्जित ये संसार हो। शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो। ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा,
हर तरफ तेरी वीणा की झनकार हो, शारदे माँ करूं। है निवेदन यही हे मधुर हासिनी, है निवेदन यही हे मधुर हासिनी, साथ में हर घड़ी तेरा आशीष हो, मेरे मन में न आए कभी भी अहम, संयमित आचरण हो, विनत शीश हो। सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, लोभ की मोह की चाहे दीवार हो, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो। अंतिम स्पर्श गीत का कि भ्रष्ट होने लगा विश्व का व्याकरण, भ्रष्ट होने लगा विश्व का व्याकरण, नष्ट होती कलाओं को उत्कर्ष दे, इन सुलगते स्वरों को मधुर राग दे, इन सुलगते स्वरों को मधुर राग दे, प्रज्वलित अक्षरों को स्नेह का स्पर्श दे। फिर बहे विश्व में रस की स्रोतस्विनी, फिर बहे विश्व में रस की स्रोतस्विनी, फिर निराकार धरती पे साकार हो, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झनकार हो, शारदे माँ करूं। ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है आभा जी, और तो मैं सबसे पहले माँ शारदे की वंदना के पश्चात हिंदी का आह्वान करना चाहती हूँ। हमारी हिंदी कैसी है, और जितने भी श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या यहाँ पर हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है। कैसी है हमारी हिंदी? मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनने की ओर है कि तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। और क्यों करें काम? कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, संस्कृत की बोली सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, जैसा लिखते हैं जैसा पढ़ते हैं वैसा ही बोलते हैं। संसार की केवल एकमात्र ये भाषा है, जैसी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वैसी बोली जाती है।
कि पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में। अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं हिंदी में ही काम करें। और एक निशान हो एक प्रधान हो एक हो संविधान अपना, एक निशान हो एक प्रधान हो एक हो संविधान अपना। बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें हिंदी सबसे बड़ी है जी, सब भाषाएं छोटी बहनें हिंदी सबसे बड़ी है जी। बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं हिंदी में ही काम करें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं हिंदी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, मतलब हिंदी दिवस का आपने शुरुआत कल जो हुई थी उसे आपने और ज्यादा तीव्रता दे दी, गति दे दी। थोड़ा सा आवाज की दिक्कत यदि महसूस हो तो बिल्कुल बोल दिया करिए, जहां पर हमें विराम लेना है हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं। यहाँ अपने उपस्थित प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि एक माँ भारती कविता महायज्ञ हो रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अबाध हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया है। अबाध हिंदी कविता पाठ, जिसमें प्रथम आहुति डालकर हमारी कीर्ति काले जी आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। निरंतर लगातार ये कविता पाठ चलने वाला है और एक इसका आयोजन इसी तरह का है कि एक रिकॉर्ड इसमें अपने आप ही, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वैसा उसका चल पड़ा है वो गति से। और इतनी सक्रियता होने के बाद भी कीर्ति जी की सरलता का ये एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगी कि बहुत व्यस्त रहते हैं, निरंतर इनके कविता पाठ होते रहते हैं ऑनलाइन। जब से ये कोरोना के बाद का समय आया है, तब से कीर्ति जी ने ऑनलाइन अपने आप को ऐसा व्यस्त रखा है कि संस्मरण और आकाशवाणी पाठ और जितना भी इन्होंने अपने साहित्य के पुरोधा कवियों के साथ इनका जो अनुभव है वे साझा करने का इनका एक आयोजन चलता रहता है, जो फेसबुक के माध्यम से भी लाइव हम देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और बहुत अच्छे किस्से, बहुत अच्छे प्रसंग, बहुत अच्छी बातें इसमें हमें अपने अभी हाल ही में नीरज जी के, जब मैं कीर्ति जी की वीडियो को देख रही थी तो नीरज जी के कुछ बहुत मजेदार किस्से कीर्ति जी ने उसमें सुनाए हैं। ऐसे ही किस्से हम आगे और सुनते जाएंगे। फिलहाल कीर्ति जी से निवेदन है कि आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता है भारत भारती से जुड़ी हुई कि भारत के नौजवानों उठो, तो यदि संभव हो तो कृपया वह कविता, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी थोड़ी संख्या में, बहुत सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं, तो कुछ संख्या में जितने भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, हमें तो आवश्यकता होती ही है ऊर्जा की, तो वह एक ओजस्वी वाणी में आप जरूर उस कविता का पाठ यदि हमारे सामने करें तो हम बहुत आभारी रहेंगे आप। जी बिल्कुल आभा जी। आप आभारी क्यों रहेंगी, आप तो कहती जाइए, मैं सुनाती जाऊंगी। सुनाती हूँ, सुनिएगा। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, और चूंकि नौजवान मेरे सामने हैं, ऑनलाइन ही सही लेकिन है सामने, तो मैं सुनाती हूँ, सुनिए। कि भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए।
कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। वाह वाह। और भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है, रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है, और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक धरती रचना मैं हमारी। आपको सुनाती हूँ। जब हमारा पड़ोसी देश स्वागत है। इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ न कुछ खुराफाते करता रहता है, तो मैंने उसी को ध्यान में रखकर उसे जवाब देते हुए एक रचना लिखी है। आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोग कर्णधार हैं हमारे देश के। सुनिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, और शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या और हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर तैनात होते हैं, वो भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई ये पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। किसी माँ की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ये खूब, बहुत सुंदर। महाविद्यालय का कार्यक्रम है, और जितना देश प्रेम आवश्यक है उतना मानव प्रेम भी आवश्यक है, और आप लोगों का तो वह ही ये है, जब तरह तरह की कलाएं मन में प्रस्फुटित होती हैं। तो आपकी उम्र का एक छंद सुनाती हूँ, एक घनाक्षरी छंद, सुनिए। अभी मैंने आपको वीर रस की कविता सुनाई, अब एक श्रृंगार रस का छंद सुनाती हूँ, क्योंकि श्रृंगार को रसराज कहा गया है।
कोई कितना भी कहे, कितना भी आधुनिक हो जाए और कितना भी दूसरी धारा में बहने वाला हो जाए, लेकिन बिना प्रेम के जीवन एकदम नीरस हो जाता है। और जब कविता में जब तक रस नहीं है तब तक काहे की कविता। तो कविता में तो रस होना ही चाहिए, किसी भी कला में रस नहीं है तब तक तो वो नीरस है, वो नीरस है तो वो कला नहीं है। छंद सुनिएगा कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है, सुनिए। कि नीम की निबौरी, और आप लोग विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के तो इसके शिल्प को भी देखिए। कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई, भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। और अभी बरसात का मौसम है तो सावन का ये छंद सुनिए। कि सावन की ऋतु आई, बरखा बहार लाई, टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। सावन की ऋतु आई, बरखा बहार लाई, टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। मनवा के फूल फूल झूलन में झूल झूल इतरा रहे हैं, देखो बात बेना बात में। और बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, कि बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, फिरता है झूम झूम रात में प्रभात में। और राम की कसम तोड़ अपनों से मुख मोड़, जाओ ना अकेला छोड़ बैरी बरसात में। जब सावन की ऋतु ली है तो वसंत तो ऋतुओं का राजा है। एक वसंत का छंद सुनाती हूँ, घनाक्षरी छंद। इस सब का आप लोग विद्यार्थी हैं इसलिए कहती हूँ, इन सारे छंदों का शिल्प भी देखते जाइए, किस तरह से इन्हें लिखा गया है, किस तरह से इसकी गति और यति है, शब्द संयोजन है, इसे भी ध्यान में रखिए। कि फूल बाण ले धरा पे, कि फूल बाण ले धरा पे, उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। जब वसंत ऋतु आती है ना तो पूरी सृष्टि एक दुल्हन की तरह सज जाती है। पीले पीले सरसों के फूल ऐसे लगते हैं कि धरती की एक पीले रंग की चुनरी धरती ने पहन ली। कि फूल बाण ले धरा पे, उतरा अनंग, अनंग कामदेव को कहते हैं जो फूलों के बाण चलाता है। कि फूल बाण ले धरा पे, उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार, पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, कि अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा। अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। किसी भी, हाँ बोलिए बोलिए, कहिए। बोलिए आभा जी। नहीं, मेरे मन में आपने अभी इतना सुंदर ऋतुओं का वर्णन किया तो एक प्रश्न आया था कि आपकी पुस्तक का नाम हिरनीला मन है, तो ये हिरनीला, ये आपने ये शीर्षक आपके मस्तिष्क में कैसे कौंधा? ये जानने की थोड़ी सी इच्छा हुई कि किताब का नाम हिरनीला मन कैसे सूझा आपको, क्योंकि अब आपकी अनेक पुस्तकें हैं तो हर एक पुस्तक का शीर्षक देखिए, जैसे संतान के जन्म के उपरांत उसका नाम ढूंढने में माता पिता धरती आकाश मथ डालते हैं कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। कुछ इसी तरह का तो हमारी पुस्तक के साथ भी होता है कि क्या नाम दे जो उसका एक स्पष्ट करके ऐसे विस्फोट कर दे ना कि भीतर क्या है। तो बस जिज्ञासा हुई कि ये हिरनीला मन, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मेरा, कभी ये सुना नहीं है, तो लगा कि भाई आपके माध्यम से पता चले कि शीर्षक किस तरह से आपने इससे जोड़ा
और ये नाम आपने कैसे रखा, इसका थोड़ा सा विस्तार यदि करें तो बहुत खूबसूरत एक और हमारे साथ एक अनुभव और जुड़ जाएगा। दरअसल मेरा एक गीत है हिरनीला मन के नाम से, अच्छा। हिरन जैसा मन। हाँ। तो इस संग्रह का पहला गीत ही वो है। और मेरे मन में जब ये मैं पुस्तक तैयार कर रही थी तभी मेरे मन में था कि हिरनीला मन ही नाम रखना है, हिरन जैसा मन। हमारा मन हिरन जैसा होता है, और जो हिरन की बेचैनी होती है एक सुगंध को तलाश करने में, जो कस्तूरी मृग होता है उसकी कुंडली में वो सुगंध होती है, लेकिन वो इधर उधर ढूंढता फिरता है। तो यही बेचैनी एक रचनाकार के मन में भी होती है। वो बाहर भी ढूंढता है, भीतर भी ढूंढता है, लेकिन हमेशा बेचैनी के साथ अपना रचना कर्म करता रहता है, और उसे कभी भी चैन नहीं मिलता है। एक रचना के बाद जब एक रचना लिखता है, जब मेरे साथ तो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं एक रचना लिखती हूँ तभी उसके साथ उसकी दूसरी रचना की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। क्योंकि एक रचना में कोई भी रचनाकार, कम से कम मैं तो अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर ही नहीं पाती हूँ, और जो छूट जाता है बस वही उस दूसरी रचना की पृष्ठभूमि बन जाता है, उसकी आधारशिला बन जाता है, उसकी भूमिका बन जाता है। तो ये जो हिरनीला मन मैंने नाम रखा है वो मैंने अपने गीत पर रखा है, और वही गीत मैं आपको सुना देती हूँ। कैसा है हमारा हिरनीला मन। हमेशा कुछ ना कुछ तलाश करता रहता है, उसी तलाश का ये गीत है। वही तलाश हमें मंदिर ले जाती है, कभी गुरुद्वारे ले जाती है, कभी कहीं और ले जाती है, कभी निर्जन वन में भटका देती है, कभी हिमालय के पहाड़ पर ले जाती है। कहीं ना कहीं हम भटकते रहते हैं। बस उसी हिरन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये गीत लिखा है। और आया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल, सूखे में खोज रहा हरियाली घास। कितना पागल है कि सूखे में खोज रहा हरियाली घास, कजरारे बादल से मांगता उजास। सूखे में खोज रहा हरियाली घास, कजरारे बादल से मांगता उजास। बगले को बालू में दिखता है जल, फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल। और आंखों में उभर आई मतवाली भंग, आंखों में उभर आई मतवाली भंग, पोर पोर मुरकीले पुरवा के संग, रोके से कब रुकता बैरी चंचल, फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल। और छलती है बार बार कस्तूरी गंध, छलती है बार बार कस्तूरी गंध, अपनी ही मस्ती में झूमे निर्बंध। छलती है बार बार कस्तूरी गंध, अपनी ही मस्ती में झूमे निर्बंध। सूरज को छूता है पंजों के बल, फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल, फिरता है जंगल जंगल। तो इस तरह से मैंने हिरनीला मन अपने पुस्तक का संग्रह का नाम लिखा है। और बिल्कुल सही में आभा जी आपने कहा कि बिल्कुल अलग तरह का है। हाँ। है तो उसे लगता है कि क्या है ये हिरनीला मन। ये वो बरबस एक पृष्ठ पलटने की इच्छा हो जाती है कि ये हिरनीला मन क्या लिखा है। वैसे रहना तो हिरन जैसा ही मन चाहिए, जो भागता रहे फिरता रहे, कम से कम कुछ ढूंढता ही रहे। तो देखिए हमने भी ढूंढा और हमें कितने सुंदर उत्कृष्ट काव्य पाठ करने के लिए आप उपलब्ध हो गए। जारी रहे एक दो और, यदि सहमत हो तो, नहीं तो कुछ एक दो सवाल आपसे पूछने की यदि अनुमति हो तो। कविता की इस विधा में, क्योंकि आप बराबरी से आप व्यंग में भी आप जुड़े हुए, व्यंग भी आपका लेखन है, लेकिन मुखर आपने कविता में आप पहले से मुखर हुई है। तो कविता इस विधा को चुनने के लिए क्या कुछ प्रेरणा आपको रही है, या किन्हें आप श्रेय देना चाहेंगे इस आपकी दिशा के लिए? तो हम भी जानना चाहेंगे कि
कीर्ति काले, जो आज डॉक्टर कीर्ति काले एक स्थापित व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को बनाने में जो उनके गुरु हैं, उनकी उनकी स्मृति में कीर्ति जी क्या कहना चाहती है? मेरे गुरु तो ईश्वर हैं। बहुत खूब। बहुत सुंदर। मैं ईश्वर को ही अपना गुरु मानती हूँ, लेकिन सहयोग प्रेरणा बहुत लोगों से लेते हैं हम अपने छोटों से भी प्रेरणा ले सकते हैं, बिल्कुल नए नए जो लिखने वाले हैं उनसे भी हम कभी कभी प्रेरणा ले लेते हैं, और हमसे जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे भी हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपने ये मुझसे पूछा है कि कविता के क्षेत्र में कैसे आई। जी हाँ। दरअसल मेरे परिवार में कोई कवि या कोई साहित्यकार नहीं था। मेरी तो भाषा भी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में रही हूँ, और मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी बहुत अच्छी है, विशेष रूप से ग्वालियर की भाषा, हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। और हमारे ग्वालियर में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं। कला और संस्कृति की धरती है ग्वालियर। और साथ में एक चंबल भी जुड़ा हुआ है, तो चंबल की एक कला, संस्कृति, साहस और उसकी जो ठसक है ग्वालियर में चंबल के पानी की, तो वो भी साथ में मिश्रित हो जाती है। कविताएं लिखने का ऐसा है कि हमारे घर में साहित्यिक वातावरण तो नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बहुत गहरा था, तो शायद उसी की छाप मेरे हृदय पर पड़ी। और क्योंकि ग्वालियर में क्या कहा जाता है कि ग्वालियर में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो रोता भी है तो सुर में रोता है। तो मैं कभी भी गुनगुनाती थी तो मेरे हृदय में शब्द उभर आते थे। कोई सबसे पहली घटना मैं आपको बताऊं कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, तब मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, भाषण में, नृत्य में, ऐसे में तो बहुत भाग लेती थी, लेकिन कविताओं में मैंने कभी भाग नहीं लिया था। लेकिन हमारे स्कूल की एक अस्थाना मैडम थी, देखिए कितना प्रभाव पड़ता है हमारे गुरुओं का। अस्थाना मैडम थी, उन्होंने मुझे भेज दिया कविता प्रतियोगिता के लिए। मैंने उनसे बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया, हाथ जोड़े कि मैं कविताएं कैसे सुनाऊंगी, वहां तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, बच्चों की प्रतियोगिता थी। मैंने कहा वहां तो इतने अच्छे अच्छे आएंगे, और मैंने कभी ऐसी सुनाने जैसी कविता लिखी नहीं है। तो वो बोली कि नहीं नहीं, 2 घंटे का समय है, आप बैठिए, लिखिए और सुना दीजिए, आप तो लिख लेंगे और सुना देंगे। मैं थोड़ी बहुत लिखती थी, तुकबंदी करती थी, लेकिन ऐसा मुझे आत्मविश्वास नहीं था कि मैं किसी प्रतियोगिता में सुना सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे, एक विषय था उसकी संचयिका, और संचयिका बच्चों की बैंक चलती थी, तो मैंने 2 घंटे बैठकर संचयिका पर कविता लिखी, वहां सुनाई। और क्योंकि मंच का डर मुझे कभी नहीं रहा, बचपन से मैं मंच पर प्रस्तुति देती रही थी, तो मैंने वहां कविता सुनाई और मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कविताएं लिख सकती हूँ। और उसके बाद तो धीरे धीरे कविता मेरी इतनी अच्छी सहेली बन गई कि मैं कोई बात अगर किसी से नहीं कह पाती हूँ तो मैं धीरे से कविता के कान में कह देती हूँ और बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ। तो इस तरह से कविताएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और व्यंग्य और लेखन, गद्य लेखन भी मैं प्रारंभ से करती रही हूँ। लेकिन आभा जी और अपने सारे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहती हूँ कि कविता मैंने कभी बैठकर नहीं लिखी, कभी टेबल कुर्सी पर बैठकर मैंने लिखी नहीं। हमेशा घूमते फिरते, काम करते हुए पूरा गीत मेरे मस्तिष्क में हो गया, हृदय में हो गया, और उसके बाद मैंने उसे उतार लिया। कभी बैठकर नहीं लिखना पड़ा। और जीवन ने मुझे कभी इतना अवसर नहीं दिया विवाह के पश्चात कि मैं टेबल कुर्सी पर बैठकर लिख पाऊं। तो मैंने कभी गद्य, पहले मेरे बहुत छपते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरे गद्य लेख बहुत छपते थे अखबारों में, लेकिन शादी के बाद गद्य लिखना मेरा कम हो गया। कभी मैंने कहीं भेजा भी नहीं, अगर लिखा भी तो, क्योंकि उसके लिए बैठकर लिखना पड़ता है। और कविताएं मेरी वैसी हो जाती हैं, चलते फिरते मैं पूरी कर लेती हूँ गुनगुनाते हुए। तो इस तरह से मेरा कविताओं के साथ बना रहा। और अब चूंकि कोरोना के समय में मुझे इतना अवकाश मिला घर पे रहने का, तब मैंने गद्य भी पूरी फर्राटे के साथ लिखा और छपा भी मेरा बहुत सारा। अब मेरा संकलन भी आने वाला है, व्यंग्य संकलन आने वाला है, व्यंग्य संकलन आपका एक आने वाला है, और 5 किताबें और आने वाली हैं कि स्मृति ग्रंथ आने वाले हैं, ये संस्मरण के आने वाले हैं, और एक मेरी आने वाली है किस्से कवि सम्मेलन की। किस्से कवि सम्मेलनों के प्रतीक्षा रहेगी किस्से कवि सम्मेलनों की, ताकि हाँ, ये मंचीय कविता पाठ जो होता है, ये भी मुझे ऐसा लगता है ये भी एक विधा ही है कि हर किसी को उसमें कुशलता नहीं मिल पाती है। वो साहस तो आते आते, जैसे आपने आस्थाना मैम का अपना जिक्र कर दिया, और एक और आपकी कहीं बात की तरफ
तरफ ध्यान जा रहा है, जो आपने कहा कि बैठकर और शादी के बाद जो है वो बैठकर लिखने का समय नहीं मिल पाता है। सच में हमेशा ऐसा लगता है कि साहित्य में स्त्री विमर्श या स्त्री की बातें जैसी चीजें तो बहुत चलती रहती हैं, लेकिन समाज में वाकई में जो साहित्य में स्त्री विमर्श और स्त्री को लेकर के चिंता व्यक्त की जाती है, वो चिंता समाज में नहीं दिखाई देती है। एक समय की जो मैं कल ही किसी से चर्चा कर रही थी कि हम हमेशा आधा आधा जीते हैं, अपना 100% कहीं नहीं दे पाते। काम पर रहते हैं तो घर की फिक्र होती है, घर में रहते हैं तो काम की फिक्र होती है, तो ये फिक्र में ही जीवन बीतता चला जाता है। उसमें से जो कर पाते हैं बस वो मन में ही गुथ पाते हैं, और जो गुथा होता है वो आपके जैसे कुछ सिद्धहस्त रहते हैं जो उसे प्रस्तुत कर देते हैं। तो स्त्रियों की एक यदि अवस्था पर यदि कुछ 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं बिल्कुल प्रस्तुत करूंगी। और स्त्रियों की अवस्था क्या, स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, तो वो इसके लिए मतलब अपने किसी आप को की दोष खुली नहीं दिया रुचि जा है। सकता, किसी खुली को दोष रुचि नहीं है। दिया जा सकता इसके लिए। उनका स्वभाव ऐसा बन गया है वो कहते हैं ना, प्रारंभ ढांचा से। ही वैसा है। चाचा ही वैसा है, प्रारंभ से जो संस्कार मिले हुए हैं बचपन से, तो वो ये स्वभाव वैसा बन जाता है। मैंने पंक्तियां लिखी थी कि संतुलन इस तरह संभलता है, संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ और घर मेरे साथ साथ चलता है। तो जहाँ घर परिवार बाहर और भीतर दोनों को संभाल कर चलना होता है, तो स्त्रियां बहुत आगे होती हैं। आपने आभा जी एक बात कही, इसके ऊपर मैं एक अपनी छोटी सी टिप्पणी रखना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि साहित्य में, कला में महिलाएं बहुत पीछे हैं, बहुत कम नाम ऐसे हैं जो लेखन के क्षेत्र में आगे आए हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो मैं उनके लिए एक बात बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ कि पुरुष अगर बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते हैं लेखन के क्षेत्र में, तो वो इसलिए दिखाई देते हैं कि उनका घर संभालने वाली उनकी सहधर्मिणियां बहुत कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि और आगे आगे होकर उनका घर संभालने के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए पुरुष लेखक बहुत अधिक संख्या में बाहर दिखाई देते हैं, महिलाएं कम दिखाई देती हैं। लेकिन अब महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। आभा जी आप स्वयं इसका उदाहरण है कि आप कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, साथ में इतना अच्छा लेखन भी करती हैं, और ये इतना बड़ा आयोजन आप कर रही हैं महाविद्यालय के लिए, ये कोई कम बात है? धन्यवाद। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ इसी पर। एक परिवार में मैं गई और वहां पर 3 बहुएं थी। एक थी डॉक्टर, दूसरी सीए और तीसरी इंजीनियर। मैंने उन तीनों से पूछा कि आपकी दिनचर्या क्या होती है, तो उन्होंने कहा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, हमारी ये दिनचर्या होती है। मैंने कहा अरे आप तो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई हैं, तो आप लोग और कुछ काम नहीं करते? कहते नहीं, हमारे परिवार में ये कह दिया है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तो आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुझे मन में ये लगा कि अरे ये तीनों बहुएं कितनी घुटन अनुभव करती होंगी, इतना अधिक इन्होंने इतनी अधिक क्वालिफाई हैं, और ये केवल सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, इसमें इनके दिनचर्या बीत रही है। एक गीत मैंने वहीं बैठकर लिखा, वो मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोगों को सुनिए। आंखों में नीला आकाश, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, कैसी संत्रास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, और उड़ने को पंख है मगर, उड़ने को पंख है मगर, उड़ना निषेध हो गया, उड़ने को पंख है मगर, उड़ना निषेध हो गया, सांसों में ऋतु वसंत का रहना अवैध हो गया, बेला की कलियां रखी,
बेला की कलियां रखी, सोने के प्रेम में जड़ी। बेला की कलियां रखी, सोने के प्रेम में जड़ी। कैसी संतरास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। और होठ जरा गुनगुना लिए, होठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया। होठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया। धड़कने धड़क गई जरा, सन्नाटा एक खिंच गया। कटघरे में कर दिया खड़ा, कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कैसी संतरास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। और दुनिया के लगभग 14-15 देशों में घूमने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ, वो ये है कि देवी है या दासी है, देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। आज भी ये माना जाता है बहुत जगह कि देवी है, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की स्थिति, कि देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। मानवी के स्वाभिमान का कोई संकल्प ही नहीं। मीरा को मौत की सजा, मीरा को मौत की सजा, हर युग में झेलनी पड़ी। कैसी संतरास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी। बहुत सुंदर मैडम। अभी आभा जी यहाँ चूंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं, कई मुझे शिक्षक गण भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हमारे युवाओं में बड़ी क्षमता है, इतनी ओजस्विता है युवाओं में कि जिसका पार पाना बहुत कठिन है। और बाल कवि बैरागी जी ने एक गीत लिखा है कि हाथों में पत्थर होठों पे नारे, कि हाथों में पत्थर होठों पे नारे, सड़कों पे आ गए क्यों जलते अंगारे। कोई कहता है ये बदतमीज पीढ़ी है, ये आवारा पीढ़ी है, ये बददिमाग पीढ़ी है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाल कवि बैरागी जी का एक गीत है कि हाथों में पत्थर होठों पे नारे, सड़कों पे आ गए क्यों जलते अंगारे। कोई इस बात पर विचार तो करे, कोई इन अंगारों से प्यार तो करे। वाह, बहुत सही। कोई इन अंगारों से तो प्यार, इन अंगारों से में क्या क्या क्षमताएं हैं आभा जी, और आप सभी लोग इससे जुड़े हुए जितने भी दर्शक श्रोता हैं, वो मेरी ये रचना अवश्य सुने। क्या क्षमता है हमारे युवाओं में, ये युवा पीढ़ी की ओर से बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति एक विनम्र निवेदन है, और वो निवेदन बहुत ध्यान से कि फैल जाने दो हमें वातावरण में, कि फैल जाने दो हमें वातावरण में, खुशबुओं को आज अंगारे न दो। फैल जाने दो हमें वातावरण में, खुशबुओं को आज अंगारे न दो। भारती की आरती के दीप हैं हम, प्रार्थना के नाम पर नारे न दो। फैल जाने दो हमें वातावरण में, और जिंदगी के अर्थ को उजला बनाने, कि जिंदगी के अर्थ को उजला बनाने, हम सदा रौंदा किए मैली ध्वजाएं, और स्वर्ण से इतिहास भी हमने रचे हैं, जन्म लेती हैं हमी से सभ्यताएं। और सृष्टि की नव सर्जना के बीज हैं हम, सृष्टि की नव सर्जना के बीज हैं हम,
तुम कलम दो हमको, तलवारें न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में खुशबुओं को आज अंगारे न दो। भारती की आरती के दीप हैं हम, प्रार्थना के नाम पर नारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। और युवा पीढ़ी यथार्थ में विश्वास रखती है कि कल्प वृक्षों पर नहीं हमको भरोसा, कि कल्प वृक्षों पर नहीं हमको भरोसा, ठोस धरती पर जमाए पाँव हमने, स्वप्न देखे हैं सदा अपनी नजर से, दूसरे की आंख से देखे न सपने, कि लांघ जाएंगे समुंदर एक पल में, कि लांघ जाएंगे समुंदर एक पल में, तुम हमें बीमार पतवारें न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। और क्या स्थितियां हैं आज की, कि बीज नफरत के बिखेरे हैं समय ने, कि बीज नफरत के बिखेरे हैं समय ने, उठ रही है आस्थाएं मंदिरों से, और आंख में चिंगारियां पलने लगी है, आ रही है गंध बारूदी घरों से, और हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं। क्या कह रही है युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति, कि हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, तुम हमें अब और अंधियारे न दो। मत बांटो जातियों में, भाषाओं में, अन्य अन्य चीजों में मत बांटो हमें, कि हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, तुम हमें अब और अंधियारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में खुशबुओं को आज अंगारे न दो। भारती आरती दीप है हम, प्रार्थना के नाम पर नारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। बहुत बहुत आभा धन्यवाद। जी, जी जी जी, ये मैंने अलग अलग तरह की बहुत सारी कविताएं बहुत सुनाई। सारी कविता, बस वही मैं कह रही एक थी। रस होता है हास्य रस, और बिना हास्य के जीवन चलता नहीं। चलता नहीं। जैसे श्रृंगार के बिना जीवन नहीं चलता, वैसे हास्य के बिना जीवन नहीं चलता। जब तक हास्य न हो तो जीवन बिल्कुल मायूस सा हो जाता है, कोई प्रेरणा ही नहीं होती जीवन की। और चूंकि यहाँ मैंने बहुत सारी हास्य की रचनाएं भी लिखी हैं, कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उनकी लिस्टिंग करके एक गीत सुपरमैन। बनाया है, और इसको टीवी पर बहुत प्रसारित किया गया। सोनी सब टीवी का जो एक वाह वाह क्या बात है क्या कार्यक्रम बात है, आया बात। करता था, उसमें बहुत बार दिखाया गया, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना पसंद किया जाएगा ये गीत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात बहुत मन से लिखी जाती है ना, और बिल्कुल हल्के फुल्के मूड में लिखी जाती है, और मन से जो बात आ जाती है, बस उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के भी मन की बात होती है। तो क्या क्या गुण आजकल की लड़कियां देखना चाहती हैं अपने पति में, पता नहीं क्यों देखना चाहती हैं, सही भी हो सकती है बात, वो मैं आपको सुनाती हूँ क्या क्या गुण हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताते जाइए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, अर्ली इन द मॉर्निंग, शार्प 10 o'clock, कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी, अप टू डेट सभी हो लेकिन बलमा हो अनाड़ी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला
भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडार। और ये गुण तो होना ही चाहिए कि ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट। धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी। और इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर। मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी, मुझको और रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए। ये गुण तो हर लड़की चाहती है कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए। खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और मैं अखबार पढूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी, मुझको और ये गुण क्यों चाहती हैं? एकल परिवार होने लगे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा। वाह कीर्ति जी, लगभग सभी रसों को आपने समेट लिया और बहुत समय दिया। सच में देशभक्ति से लेकर, ये कहते हैं कि जहाँ जिस मंच पर कीर्ति होती है उस मंच पर प्रसिद्धि अपने आप जुड़ जाती है। तो हमारे इस मंच को आपने आज हर एक रस से एक एक उदाहरण देकर के विद्यार्थियों को भी, जुड़े हुए हमारे प्राध्यापक जितने भी है, साहित्य के प्रेमी ही मैं कहूंगी इन्हें, जो सुनना चाह रहे थे, जो जुड़ना चाह रहे थे। और कल के व्याख्यान में एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर नवल जी ने कही कि आप यह मत समझिए कि कितने लोग इस समय पर देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि आप इसे अलग अलग माध्यमों से प्रसारित करिए, ये अलग अलग माध्यम के लोगों को जोड़ करके आपको दिखाएगा। तो कुल मिलाकर एक युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया हमारे हाथ में, कि जिस तरह से युवा पीढ़ी, आपके एक कविता में अभी कहा ही आपने, तो दिमाग में बस केवल यही एक शब्द आया कि न मारो हमें न मिट पाएंगे, हम उम्र नहीं एक विचार है, बस फैलते चले जाएंगे। तो वाकई में आपने बहुत सुंदर तरीके से जो हमारे सामने अपना समय और अपना अनुभव और इतनी ऊर्जावान प्रस्तुति दी, तो आपका तो वैसे ऋण रहेगा ही सदा महाविद्यालय की ओर से। एक औपचारिक धन्यवाद देने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना पांडे जी को। और जैसे कि आप विज्ञान से निकल करके इस साहित्य की धरा पर जमे हैं, हमारे मैडम भी जो इस समय यहाँ पर, जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, ये मैथमेटिक्स विभाग के प्रमुख है, गणित विभाग प्रमुख है, ये गणित में पीएचडी है। लेकिन साहित्य में जब भी मुझे कोई विधान समझ में नहीं आता है भाषा में, और हिंदी ही नहीं, आपको बताना चाहूंगी हिंदी भाषी है, लेकिन हम लोग शायद महाराष्ट्र की जमीन पर जन्मे हैं, तो हम महाराष्ट्रियन हिंदी है। तो वे हिंदी साहित्य में भी के साथ साथ मराठी साहित्य में भी उतनी ही उनकी पकड़ बहुत बनी हुई है। मैं अधिकार पूर्वक डॉक्टर कल्पना पांडे को, डॉक्टर कीर्ति काले का आभार, एक औपचारिक निवेदन देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है कल्पना मैडम आपका।
नमस्ते। नमस्कार जी कल्पना जी। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। मैं बहुत देर से आपको सुन रही थी और निश्चित रूप से डॉक्टर आभा सिंह ने ये जो एक बहुत ही अलग सा उपक्रम अपने हाथ में लिया है हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में, कि अलग अलग विधाओं के साथ जो इसमें रुचि रखते हैं उन लोगों को इनसे परिचित कराया जाए। सबसे महत्व की बात यह है कि विद्यार्थियों को इससे परिचित करवाया जाए। हम सब लोगों की एक जायज चिंता है कि आने वाली पीढ़ी तक ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से, सार्थक तरीके से पहुंचे। और डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपने जिस तरीके से सभी विधाओं में जो आपका स्वैर संचार है, आपने राष्ट्रवाद की बात की, आपने भाषा की बात की, आपने महिलाओं की बात की, आपने युवाओं की बात की और सबसे ऊपर आपने संवेदनशीलता की बात की, सामाजिक संवेदनशीलता। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें एक संवेदनशील मन, एक ग्रहणशील मन ही यह सब कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे रूबरू, आपसे प्रत्यक्ष होकर कभी आपकी बातें आपके साथ बैठकर, आपके सामने बैठकर हम सुन सकें। निश्चित रूप से नागपुर में आपका बहुत ही स्नेह स्वागत होगा जब कभी हम बुलाएं और आप आए। आप आज का यह जो एकल काव्य पाठ है बहुत ही सुंदर रहा। वापस मैं कहना चाहूंगी कि इसमें सभी विधाओं को आपने स्पर्श किया और समाज के सभी क्षेत्रों को भी आपने स्पर्श किया। आप बहुत बहुत बधाई की भी पात्र हैं और मैं हृदय से इस महाविद्यालय की ओर से, इस संपूर्ण आयोजन की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कल्पना जी। आपने गणित में आप पीएचडी हैं और इतनी अच्छी भाषा पर आपका अधिकार है, मराठी पर भी, हिंदी पर भी, दोनों पर। आपसे भी परिचय हुआ, अच्छा लगा। आपसे अच्छा नहीं है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है आपका। धन्यवाद कीर्ति जी, मिलते हैं। धन्यवाद आभा जी। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में बात करके, कुछ कविताएं सुनाकर, कुछ आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। बातों में तो जिंदगी है, बात करके तो अच्छा लगता ही है। और महिलाओं को तो कहा ही जाता है ना कि एक बातें इनकी कभी समाप्त नहीं होती। अब जो समझ नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते वो कुछ और नहीं कह पाते, तो यही कह देते हैं। यही कह देते हैं। चलिए मिलते हैं कीर्ति जी। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद रहा, मनपूर्वक आभार।